कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्रों को देख रहे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2020 के सेकेंड पाली के जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, निजी कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को किया गया भुगतान, या देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। देखिए, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। आमतौर पर सब्सिडी जो होता है और नगद भुगतान या कर कटौती के रूप में दी जाती है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या फिर 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 12। ठीक है। वर्तमान में अगर हम लोग अनुसूचियों की बात करें तो इसकी कुल संख्या 12 है। मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा तो मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया यानी जोड़ा गया? अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 146B, अनुच्छेद 122C या फिर अनुच्छेद 101B। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246A। ठीक है। देखिए, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, अगर हम लोग 101वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा क्या किया गया था? एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें जीएसटी के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। मैंने बार बार बताया है कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या फिर सिंगापुर येन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर। ठीक है। देखिए, सभी अभी तक जितने पेपर हम लोगों ने देखा है सब में किसी न किसी देश की मुद्रा या फिर राजधानी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर। और अगर हम लोग सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सी पर, 4 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर या फिर -4 डिग्री सी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सी पर। ठीक है। देखिए, प्राय सभी द्रव जो होते हैं वो गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जो जल होता है वह 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पर उसके आयतन में जो कि घटाव होता है वो उसका आयतन घटता है, अर्थात उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। इसके बाद क्या होता है कि 4 डिग्री सी के पश्चात इसके आयतन में बढ़ोतरी होती है, यानी कि उसका आयतन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? ऑप्शन दिया गया कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद या फिर हमीरपुर। यहाँ पे इलाहाबाद की जगह पे आप लोग प्रयागराज कर लीजिए। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ठीक है। देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, जिससे भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है। और यह जो हम लोग जिस मध्याह्न रेखा की बात कर रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बार। ठीक है। और हम लोग आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले भारत में प्रथम बार नोटबंदी हुई थी 1946 में, यानी कि 1946 में। और इस समय 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। ठीक है।
इसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1978 में मोरारजी देसाई की शासनकाल में, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में क्या हुआ, पहली बार नोटबंदी की गई थी। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 8 नवंबर 2016 को दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरी बार 1000 एवं 500 के नोटों को बंद करके नोटबंदी की गई थी। तो पहली बार कब हो गया, 1978 में पहली बार हुआ था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और दूसरी बार कब किया गया, दूसरी बार किया गया 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, ठीक है। और इसके पहले हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता के पहले भी एक बार किया गया था, कब किया गया था, 1946 में। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा के रूप में राज्य वस्तु व सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था और इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य उत्पाद शुल्क से। अब आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि भारत में जैन मान्यता अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या फिर अभिनंदना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभनाथ। अगर हम लोग जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ थे, ये पहले थे। और जो इसमें 24 तीर्थंकर, एक्चुअली इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, तो पहले ऋषभनाथ हो गए और अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन है, ये है महावीर स्वामी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। अब आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है। वर्ष 2009 में, ईयर देख ले, 2009 में सरकार ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की थी। अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो स्थापना हुई कहाँ पे हुई है, तो भोपाल में की गई है। कहाँ पे की गई है, भोपाल में। आप लोग ईयर भी याद रखिए, 2009 में पहली बार इसको मतलब इसको सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी बनने के लिए, और कहाँ पे, भोपाल में, मध्य प्रदेश, ठीक है। दो चीज़ याद रखिए, 2009 ईयर और स्टेट मध्य प्रदेश, और जिला पूछेगा तो भोपाल। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या फिर गूगल वीडियो प्लेयर। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गूगल अर्थ, ठीक है। गूगल अर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि एम्पियर की SI इकाई है, यानी कि एम्पियर किसकी SI इकाई है। प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश या विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह का जो SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन B6 का दूसरा नाम है, थायमिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या रिबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अगर हम विटामिन शब्द की बात करें तो विटामिन खोज किसने की थी, पहली बार इसको 1912 में फंक के द्वारा परिभाषित किया गया था, या फिर इस शब्द का प्रयोग किया गया था 1912 में, किसके द्वारा, फंक के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल। तो आप लोग बताइए कहाँ पर है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, तो इसकी जो अकादमी स्थित है कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है।
आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। 15 में पूछा गया कि इरिडियम परत की खोज किसने की थी, किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता, यानी जिसने इसकी खोज किया था उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन दिया गया हेनरी मोसेली, पियरे क्यूरी, सैंटियागो रेमोन या फिर लुइस अल्वारेज। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा लुइस अल्वारेज, अल्वारेज है, लुइस अल्वारेज। ठीक है, और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इरिडियम क्या होता है कि इरिडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है। अगर हम लोग प्रतीक की बात करें इरिडियम का, तो प्रतीक है आपका IR। ठीक है, और अगर परमाणु क्रमांक की बात करें या परमाणु संख्या की बात करें, इसका परमाणु संख्या है 77। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की GDP में न्यूनतम योगदान दिया है। यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन है, चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा और सोनभद्र। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, श्रावस्ती। ठीक है, इस तरह के जो तथ्य होते हैं उसको भी आप लोग जब UP स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से इसको याद कर लें, GDP। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन दिया गया श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, मालदीव। देखिए मालदीव से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और सभी अभी तक जितने पेपर हुए हम लोगों ने सॉल्व किया है सब में मालदीव से प्रश्न पूछा है। और इस प्रश्न पत्र में तो 2 बार मालदीव से संबंधित करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया है। और हाल ही में मालदीव भी चर्चा में रहा है भारत के साथ विवादों को लेकर के। तो आप लोग मालदीव के बारे में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, मालदीव की राजधानी कहाँ है, मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव की मुद्रा क्या है, उसके इसमें वर्तमान में जो भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके बारे में भी आप लोग जानकारी जरूर रखें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, मालदीव। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, यहाँ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। द 3 मस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टिम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर या फिर द ओल्ड मैन एंड द सी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, द 3 मस्केटियर्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च या फिर 27 जुलाई। तो देखिए CRPF से भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, कभी इसकी स्थापना ईयर पूछा गया है, डे पूछा गया है, या फिर इसका जो किस लिए किया गया है इसकी स्थापना उसके लिए भी पूछा गया है, और किस सन में किया गया है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, या इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन इसको मनाया जाता है, तो 27 जुलाई को इसे मनाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो भारत संघ का यह प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, और इससे 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था, और आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, CRPF कर दिया गया। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, जुकाम हो गया है। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। अचल दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, पिनाकी चंद्र घोष। तो जिसमें प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, AHL दत्तू। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि भारत के थार रेगिस्तान में कच्छ स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। यह सभी लोगों को पता होगा किस राज्य में अवस्थित है, तो यह भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका क्या उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद
विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, या फिर असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। ठीक है, देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्य की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में क्या किया था? एक कमीशन भारत में भेजा था, और वो किसके नेतृत्व में भारत में आया था? जॉन साइमन के नेतृत्व में आया था। इसलिए इस कमीशन को साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? आई लव यू, ब्लास्टर, सेसर या फिर क्रीपर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर इसका राइट आंसर होगा। देखिए बॉब थॉमस ने वर्ष 1971 में, ईयर की बात करें तो बॉब थॉमस ने वर्ष 1971 में पहले कंप्यूटर वायरस क्रीपर को बनाया था। और कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर के कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या फिर स्कॉट मॉरिसन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? खेल, औषधि, पत्रकारिता या फिर फोटोग्राफी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रकारिता। ठीक है, देखिए मूल रूप से हंगरी के रहने वाले समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम से पुलित्जर पुरस्कार खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, या फिर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद या फिर ज्ञानेश्वर मनोहर मूले? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयदीप गोविंद। ठीक है, 15वें महासचिव की बात कर रहा है तो जयदीप गोविंद हो जाएंगे। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान में श्री देवेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है, इसको नाम देवेंद्र कुमार सिंह। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की या फिर क्रोएशिया? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है ना, भारत और अफगानिस्तान ने मार्च 2003 में अधिमान्य व्यापार समझौता यानी PTA पर हस्ताक्षर किया था, और इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ साझा बाजार को भी विकसित करना था। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन, यंग इंडिया या फिर द कॉल टू यंग इंडिया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द ओरायन। ठीक है,
देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी समाचार पत्र को प्रारंभ किया था। इन्होंने द ओरियन, गीता रहस्य और द आर्किड्स होम ऑफ द वेदास आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या फिर पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव। देखिए, इसके पहले भी मालदीव से संबंधित करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा था अभी इसी प्रश्न पत्र में, और ये दोबारा मालदीव से संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है, सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम मेल करें जिन्होंने इनका निर्माण कराया था। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में जो कि कुछ स्मारकों का नाम दिया गया है और सूची 2 में निर्माताकर्ताओं का नाम दिया गया है। लाल किला, चार मीनार, लाल बाग, सुल्तान हैदर अली, शाहजहाँ, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अगर आप लोग देखें तो लाल किला की जो निर्माण जो इसको किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। चार मीनार की बात करें तो किसने बनवाया था? ए का हो गया आपका 2, ए का 2 किस में है? इसमें हो गया, ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। चार मीनार क्या कौन बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह और लाल बाग और सुल्तान हैदर अली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो राइट आंसर इसमें हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, 6 होता है। ठीक है, और इन सबकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? बनबसा, काला पानी, जोगबनी या फिर रुपहीडिया? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, काला पानी। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हाट या फिर स्वाधार गृह? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 320 के अनुसार संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। तो यह जो है कि 20 दिसंबर 2020 के द्वितीय पाली के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीके के। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, करंट अफेयर्स भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर्स पर भी फोकस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को पूरा